हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके साथ एक ऐसी मूवी लेके आए हैं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि एक माँ अपने बेटी के लिए जान भी दे सकती है। तो आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है माँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, वीडियो बनाने में और एडिटिंग में काफी मेहनत लगती है, तो बिना इग्नोर किए फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। तो चलो अब बिना वक्त गवाए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक गांव से जिसका नाम चंद्रपुर है, जो वेस्ट बंगाल में है। वैसे महाराष्ट्र में भी चंद्रपुर नाम की जगह है, लेकिन ये कहानी बंगाल वाले गांव की है। यहाँ एक बड़ा सा पुराना महल दिखाया जाता है जहाँ माँ काली की बहुत बड़ी पूजा चल रही होती है और इस पूजा में पूरे गांव के लोग शामिल होते हैं। वही दूसरी और उसी दिन महल के मालिक की पत्नी उस दिन लेबर पेन में होती है और उन्हें बच्चा होने वाला होता है। जब केयरटेकर मालिक को बताता है कि बेटा हुआ है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं और यही खबर पूजा कर रही एक लड़की तक भी पहुंचती है। उसके बाद वो खुशी खुशी सबको बताती है। इसी बीच कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जिनमें एक लड़का जयदेव भी होता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता कि एक लड़की पूजा कर रही है। उसका मानना है कि पूजा जैसे काम सिर्फ लड़कों को करने चाहिए, लेकिन इस गांव में नियम है कि माँ काली जिसे सपने में दर्शन देती है वही पूजा कर सकता है। और फिलहाल तो माँ काली उस लड़की के सपने में आई थी, इसलिए वही पूजा कर रही थी। लेकिन इसी खुशी के माहौल में खबर आती है कि महल की मालकिन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। बेटे के जन्म पर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन बेटी के जन्म से सब उदास हो जाते हैं। मालिक अपने बेटे को तिलक करके उसका नाम शुभांकर रखते हैं और बेटी को उस लड़की को सौंप देते हैं जो कि पूजा कर रही थी। तभी वो लड़की जो पूजा कर रही थी वो उस नवजात बच्ची को लेकर घर के पीछे बने एक पुराने खंडहर में ले जाती है। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसके सामने वो बच्ची को रखती है। तभी कुछ और लोग भी वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। फिर उस बच्ची को एक प्लेट जैसी वेदी पर सुला दिया जाता है जिसे बलिदान के लिए तैयार किया गया होता है। फिर हम उस डरावने और पुराने पेड़ को देखते हैं जिसके सामने सब लोग प्रार्थना करते हैं। कुछ देर बाद एक व्यक्ति एक बड़ी तलवार जैसी खड़क लेकर आता है और उस मासूम बच्ची को दो टुकड़ों में काटकर उसकी बलि दे दी जाती है। और ये सीन देखने के बाद मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि ये सीन काफी डरावना और इमोशनल था। लेकिन असली डर तो तब सामने आता है जब उस बच्ची का खून जमीन में समा जाता है, क्योंकि उसका खून मिट्टी में जाते ही जमीन के नीचे का भयानक सच हमें दिखाया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि वहां पहले से ही अनगिनत छोटी बच्चियों के कंकाल दफन हैं। इसका मतलब यह है कि इससे पहले भी कई मासूम बच्चियों की बलि इसी पेड़ को दी जा चुकी है और इन बलियों का मकसद था कि उस पेड़ में छिपी भयंकर ताकत को शांत करना और उसे खुश रखना, ताकि वो लोगों को नुकसान न पहुंचाए और उनके परिवार की जान बची रहे। अब कहानी यहाँ से सीधा 40 साल आगे यानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां हम अंबिका नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि एक स्कूल में टीचर है और वो बच्चों को माँ काली की कहानी सुना रही थी। अंबिका उन बच्चों से कहती है कि एक समय की बात है जब एक राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज और उसे एक वरदान मिला था कि उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके खून की हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था और जितना ज्यादा उसका खून बहता उतने ही ज्यादा नए राक्षस बनते जाते थे, इसलिए उसे मारना नामुमकिन था। इसी के कारण अब जब रक्तबीज नाम के राक्षस को कोई भी देवता नहीं हरा पा रहे थे, उसके बाद सारे देवता बहुत परेशान हो गए थे और अब रक्तबीज भी बहुत ताकतवर हो चुका था और वो देवताओं का विनाश करने में लगा हुआ था। तब कुछ देवता माँ पार्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना की वो उनकी मदद करे और उन्हें इस संकट से बचाएं। माँ पार्वती जानती थी कि उनका ये शांत और सौम्य रूप इस भयंकर राक्षस को हराने के लिए काफी नहीं है, या यूं कहे कि ये सब उनकी एक लीला थी। तब माँ काली ने उस राक्षस को मारने का तरीका ढूंढा और माँ पार्वती ने अपना रौद्र रूप धारण किया और वो बन गई माँ काली यानी महाकाली। फिर वहीं से शुरू हुआ माँ काली और रक्तबीज के बीच में भयंकर युद्ध। रक्तबीज जब जब घायल होता उसके खून की बूंद जमीन पर गिरती और वहां एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता, लेकिन माँ काली ने चालाकी दिखाई। उन्होंने उसका एक एक कतरा खून जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, बल्कि वो खुद ही पी गईं, जैसे कि वो जहर हो। और इसी तरह से रक्तबीज का अंत हुआ। लेकिन अंबिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो कहानी वो बच्चों को सुना रही है कुछ वैसा ही भयानक सच अब फिर से जिंदा होने वाला है, क्योंकि अब इस बार वो पेड़ और उसका खून मांगने वाला श्राप फिर जागने वाला है। अब वही कहानी दूसरी ओर शिफ्ट होती है, जहां हम अंबिका के पति शुभांकर को देखते हैं और ये शुभांकर वही है जिसका जन्म हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और उसकी एक बहन भी थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसकी बलि दे दी थी, यानी 40 साल पहले। अब अंबिका और शुभांकर की एक बेटी है और श्वेता जो है वो अब 12 साल की है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि शुभांकर अब अपने गांव चंद्रपुर और वहां की परंपराओं, बलिदानों और अंधविश्वासों से परेशान होकर वहां से हमेशा के लिए निकल चुका है। और जब से श्वेता पैदा हुई है वो कभी भी चंद्रपुर वापस नहीं गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वहां बच्चियों के साथ क्या किया जाता है। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी श्वेता भी उसी श्राप का शिकार न बन जाए जिसने उसके परिवार और उनकी पूरी पीढ़ी को निगल लिया था।
इसलिए शुभांकर ने श्वेता को कभी भी चंद्रपुर के बारे में बताया ही नहीं। और अंबिका भी सब जानती थी, लेकिन उसने भी अपनी बेटी से ये सब छुपा कर रखा। पर श्वेता, जो अब बड़ी हो रही थी, वो बार बार सवाल पूछती रहती थी कि हमारा परिवार कहाँ है, हम अपने गांव क्यों नहीं जाते, चंद्रपुर कहाँ है। इन सवालों से अंबिका और शुभांकर बार बार बचने की कोशिश करते थे, लेकिन सच कितनी देर तक छुप सकता है। फिर ऐसे ही एक दिन शुभांकर को एक कॉल आता है और उसे कॉल पर बताया जाता है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर वो अकेले ही अपने गांव चंद्रपुर लौटता है ताकि अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। सारे विधि विधान पूरे करने के बाद शुभांकर अपने पुराने दोस्त जयदेव से मिलता है। वो जयदेव से कहता है कि मैं अब इस राजबाड़ी को बेचना चाहता हूँ। ये जगह पहले से ही श्रापित है और यहाँ रहकर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इस पर जयदेव उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन शुभांकर अपनी बेटी श्वेता के बारे में कुछ नहीं बताता। हालांकि जयदेव को एहसास हो जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वो पुराने श्राप और राक्षसों की कहानियां, ये सब बीते जमाने की बातें हैं। अब ऐसा कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि अब जमाना बदल गया है, लोग आगे बढ़ चुके हैं और तुम भी पीछे मत रहो, वापस आ जाओ। ऐसे ही शुभांकर थोड़ी देर उससे बात करता है और फिर रात को वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसका पैर एक पेड़ की जड़ से टकरा जाता है और उस जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उसके जूते में चिपक जाता है, जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता। अब शुभांकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वापस घर लौटने के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में अंबिका उसे एक मैसेज भेजती है, जिसमें श्वेता की बनाई हुई एक ड्राइंग होती है। जैसे ही शुभांकर उस ड्राइंग को देखता है तो वो डर से कांप उठता है, क्योंकि उस ड्राइंग में वही खंडहर, वही भयानक पेड़ और उस पेड़ पर उभरे हुए चेहरे की तस्वीर थी। और वो बिल्कुल वैसी ही था जैसे कि चंद्रपुर में मौजूद उस खौफनाक जगह थी, जहाँ बरसों से बलि दी जाती रही है। वो ये देखकर घबरा जाता है, क्योंकि श्वेता को वो सब कैसे दिखा, जबकि उसे कभी चंद्रपुर के बारे में बताया ही नहीं गया था। फिर शुभांकर घबरा कर तुरंत अंबिका को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से दोनों की बात नहीं हो पाती। अब वो गाड़ी में बैठा ही होता है कि तभी एक डरावना साया सामने आता है, और ये उसी डरावने पेड़ का साया था, जिसका नाम वृक्षासुर था, जिसके लिए बरसों से बलि दी जाती रही। फिर वो पेड़ अपनी जड़ों से कार को जकड़ लेता है और फिर कुछ ही पलों में शुभांकर को जिंदा जला देता है। फिर अगले दिन जब अंबिका को ये खबर मिलती है तो वो अंदर से बुरी तरह टूट जाती है और वो बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके बाद पुलिस कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन अंबिका जानती है कि ये सब उस पेड़ की जड़ की वजह से हुआ है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शुभांकर की मौत की यादें और उसके डरावने सपने अब भी अंबिका को रोज परेशान करते हैं। इसी के दौरान एक दिन जयदेव अंबिका को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि शुभांकर ने महल बेचने की बात की थी और अब उसका खरीदार मिल गया है, तो आप और श्वेता यहाँ आ जाए ताकि सौदा पूरा हो जाए। पर अंबिका साफ मना कर देती है। अब उसकी ये बातें सुनकर जयदेव उसे समझाता है कि ये शुभांकर की आखिरी इच्छा थी, अगर ये पूरी नहीं हुई तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। थोड़ी सोच विचार के बाद अंबिका मान जाती है और तय करती है कि वो और श्वेता चंद्रपुर जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन शुभांकर की इच्छा पूरी करने के लिए वो वैसा ही करती हैं। वहीं अब सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां अंबिका और श्वेता चंद्रपुर पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात केयरटेकर विकास, उसकी पत्नी नंदिनी और उनकी बेटी दीपिका से होती है, जहां दीपिका श्वेता से तुरंत घुल मिल जाती है और दोनों पहले दिन ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। श्वेता दीपिका के साथ खेलने लगती है और उससे बातें भी करती है। वहीं दूसरी ओर अंबिका पूरे महल को देखने निकलती है। तभी उसकी नजर एक पुराने काली मंदिर पर जाती है, जो कि बरसों से बंद पड़ा था। ये देखकर वो विकास से पूछती है कि यह मंदिर बंद क्यों है, तो वो उसे बताता है कि यहाँ का नियम है कि जब माँ काली किसी को सपने में दर्शन देती हैं, तभी वो व्यक्ति मंदिर में पूजा कर सकता है, वरना मंदिर बंद ही रहता है। और पिछले 2 सालों से किसी को भी माँ काली ने दर्शन नहीं दिए हैं। अंबिका ये सुनकर तो काफी हैरान होती है। इसी दौरान वो एक बहुत बूढ़े आदमी से मिलती है, जो कि असल में विकास के पिता हैं, और वो 50 साल पहले केयरटेकर भी रह चुके हैं और उन्हें हम मूवी की शुरुआत में भी देख चुके हैं। लेकिन अब वो बूढ़े बाबा लगभग अपना होश खो चुके थे। लेकिन जैसे ही वो अंबिका और श्वेता की आवाज सुनते हैं, तो वो कांपते हुए और चिल्लाते हुए कहते हैं कि सर्वनाश सर्वनाश होने वाला है। फिर अंबिका पहले तो इस बात को नजरअंदाज करती है, उसके बाद वो रात को सोने चली जाती है। अब हम देखते हैं कि श्वेता अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी नींद में हलचल होती है। वो है कि कमरे में कुछ भूतिया लड़कियां, जो कि शायद पहले ही बलि चढ़ाई गई थी, वो खंडहर से निकलकर उसके पास आकर और उसे निहार रही होती हैं। अब दूसरे दिन सुबह हमें श्वेता और दीपिका को देखते हैं, जहां श्वेता दीपिका को अपनी कुछ ड्राइंग्स दिखा रही होती है। उन्हीं में से एक ड्राइंग्स होती है उस भयानक पेड़ की, जो कि खंडहर के अंदर है और उस पर चेहरा बना हुआ है। इस ड्राइंग्स को देखकर श्वेता शॉक हो जाती है और वो दीपिका से कहती है कि मुझे याद ही नहीं ये ड्राइंग मैंने कब बनाई। अब ये सुनकर दीपिका एकदम शॉक हो जाती है। वो उसे कहती है कि ये तो वही पेड़ है जो खंडहर में है।
उसके बाद अब श्वेता जिद करने लगती है कि उसे वहां जाना है। अब दीपिका उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। वो उसे डरते हुए कहती है कि वहां मत जाना, क्योंकि वहां दैत्य रहता है। और दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि दीपिका उसी वृक्षासुर दैत्य की बात कर रही थी, जिसने श्वेता के पापा को मारा था। उसके बाद वो उसे समझाती है कि अगर उसने हमें देख लिया तो हम कभी नहीं बच पाएंगे। लेकिन श्वेता उसकी एक नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे लेकर खंडहर के पास चली जाती है। लेकिन दीपिका डर से अंदर नहीं जाती और वहीं दूर रुक जाती है। लेकिन श्वेता उस भयानक पेड़ के बेहद पास पहुंच जाती है। तभी वहां अंबिका पहुंच जाती है। वो गुस्से में श्वेता से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसी वक्त नंदिनी यानी विकास की पत्नी भी वहां आती है और वो दीपिका को बहुत ही गुस्से से चिल्लाती है कि उसे श्वेता को वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। उसके बाद नंदिनी दीपिका को लेकर गुस्से में घर लौटती है। अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि दीपिका को पहली बार पीरियड्स शुरू हो गए हैं। ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है और जल्दी से पूजा करती है। फिर दीपिका को एक कमरे में बंद कर देती है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी अशुभ बात हो गई हो। अब कुछ समय बाद माहौल पूरी तरह से डरावना होने लगता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम उस भयानक दैत्य यानी वृक्षासुर को देखते हैं, जिसकी जड़ें अब धीरे धीरे करके जमीन के अंदर फैल जाती हैं और वो थोड़ी ही देर बाद दीपिका के कमरे तक पहुंचती हैं। उसके बाद वो जड़ें उसे जकड़ लेती हैं, फिर उसे घसीटकर पेड़ के पास ले जाती हैं और वहां से दीपिका गायब हो जाती है। अब जैसे ही ये बात नंदिनी को पता चलती है, वैसे ही वो गुस्से में अंबिका पर टूट पड़ती है और वो गुस्से से उसे कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी बेटी श्वेता ही दीपिका को उस पेड़ के पास लेकर गई थी और वही उस दैत्य ने उसे देख लिया और अब वो उसे अपने साथ ले गया है। अब अंबिका डरते हुए उसे कहती है कि प्लीज तुम ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी विकास उसे कहता है कि नहीं अंबिका जी, यही सच है। वो दैत्य सालों से ऐसा करता आ रहा है और दीपिका को भी वही लेकर गया है। अब अंबिका बहुत परेशान हो चुकी थी। उसके बाद वो महल को बेचने के लिए एक ब्रोकर से मिलती है, लेकिन ब्रोकर साफ कहता है कि ये महल श्रापित माना जाता है, इसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता। अब अंबिका को ये सुनकर शक होने लगता है कि जयदेव ने उससे झूठ क्यों बोला, क्या वो भी किसी साजिश में शामिल है। उधर दीपिका के गायब होने से गांव में अफरा तफरी मच चुकी थी। फिर जयदेव पुलिस ऑफिसर को बुलाता है। उसके आने के बाद तुरंत जांच शुरू हो जाती है, लेकिन गांव के लोग, जयदेव और यहाँ तक कि विकास भी यही कहते हैं कि दीपिका को दैत्य ही लेकर गया है। लेकिन पुलिस ऑफिसर और अंबिका इन बातों पर यकीन नहीं करते। वो कहता है दैत्य व्यक्ति कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग और कुछ महिलाएं श्वेता को दोष देने लगती हैं। उस पे अंबिका गुस्से में बोलती है श्वेता की इसमें कोई गलती नहीं है, वो बस एक बच्ची है। अब अंबिका फैसला करती है कि वो खुद ही खंडहर जाएगी और दीपिका को वापस लाकर रहेगी। फिर अंबिका पुलिस ऑफिसर के साथ खंडहर जाती है। वहां पहुंचते ही वो देखती है कि वो शैतानी पेड़, जिसके चारों तरफ भयानक पेड़ खड़े हैं और उनके तनों पर चेहरे बने हुए हैं, वो भी डरावने और गुस्से से भरे हुए। उसके बाद वो नंदिनी की बेटी को बहुत तलाश करती है, लेकिन दीपिका कहीं नहीं मिलती। उसी वक्त हम एक बूढ़ी रहस्यमयी महिला को देखते हैं, जो दूर से अंबिका पर नजर रखे होती है। फिर अंबिका थकी हारी घर लौटती है। अब श्वेता उससे पूछती है कि माँ, क्या ऐसा कोई सच है जो तुम अब तक मुझसे छुपा रही हो। उस पे अंबिका कुछ पल चुप रहती है, फिर उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। वो श्वेता से कहती है कि बहुत समय पहले जब माँ काली ने रक्तबीज का वध किया था और उसके खून को खुद पी लिया था, तो उसका एक बूंद खून धरती पर गिर गया था और वो खून जहाँ गिरा वो जगह बनी चंद्रपुर। और उसी खून की वजह से एक भयानक राक्षस ने जन्म लिया, जिसका नाम था आमसाजा। फिर इस राक्षस ने आते ही गांव में आतंक मचा दिया। वो छोटी छोटी बच्चियों को उठाता और उन्हें खाकर अपनी ताकत बढ़ाता। अब लोगों में डर फैल चुका था। फिर एक दिन एक भक्त ने माँ काली से प्रार्थना की। पूजा करते समय माँ काली की मूर्ति से खून की एक बूंद उस भक्त की आंख में चली गई और उस भक्त को कुछ दिव्य शक्तियां मिल गईं। और ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि हनुमान मूवी में हुआ था। अब आमसाजा डर गया और छुप गया। लेकिन कुछ सालों बाद जब उस भक्त के घर में एक बेटी का जन्म हुआ और जब वो 12 साल की हुई, तो आमसाजा फिर से बाहर आया और उसने उस लड़की को अपने वश में करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया, क्योंकि उसके अपनी शक्तियों की मदद से उसे वश में कर दिया और उसके बीज उसके अंदर डाल दिए। और अब यहाँ पर भक्त के अंदर जो काली माता की शक्तियां थी, वो भी उसकी बेटी के अंदर आ चुकी थी। लेकिन अब मुसीबत यहाँ पर भी कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ती गई, क्योंकि अब अगर वो लड़की जिंदा रहती तो उससे आमसाजा को मारा जा सकता था, लेकिन उसके बाद वो उसके ही और शक्तिशाली रूप को जन्म दे देगी और गांव वालों का संकट डलने की वजह और भी बढ़ जाता। और इसीलिए उस लड़की की माँ एक कठोर फैसला करती है कि अब वो अपने ही बेटी को अपने ही हाथों से बलि देंगी। फिर सब गांव वाले मिलकर उसकी बलि दे देते हैं और ये सब कुछ पास्ट में हो चुका था और अब आमसाजा की ब्लड लाइन शुभांकर का परिवार ही था और इसलिए ही इनके खानदान में जब भी बेटियों का जन्म होता तो वह लोग उनकी बलि चढ़ा देते और उन्हें खत्म कर डालते, ताकि आमसाजा उनके वंश की बेटी को पैदा ना कर दे और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। और मूवी की स्टार्टिंग में जिस बच्ची की बलि देते हुए दिखाया था वो शुभांकर के वंश की ही थी।
और वो सिर्फ उसकी वंश की नहीं बल्कि वो तो उसकी अपनी सगी बहन ही थी। वहीं अब आगे का सीन हमें 40 साल पहले दिखाया जाता है, जहां एक हॉस्पिटल में अंबिका ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और वो वही लड़की थी जिसका नाम श्वेता था। और इसी बीच जब वहां पर शुभांकर के पिता उसे देखने आए तो शुभांकर ने जल्दी से अपने बेटी को घबराते हुए कही और छुपा दिया और हमें बेटा हुआ है ऐसा झूठ उसके अपने ही पिता से कहा, क्योंकि शुभांकर यह जानता था कि उसके पिताजी उसकी बेटी को खत्म कर देंगे। वहीं अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां श्वेता बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसका फर्स्ट पीरियड अब आ चुका था। तो वो डर के मारे सोचने लगती है कि अब क्या होगा, लेकिन अंबिका उसे वादा करती है कि मैं तुम्हें कैसे भी करके बचा लूंगी। वहीं अब दूसरी और इसी बीच हम आमसाजा को देखते हैं, जो कि दीपिका को अपने वश में लेकर इविल बना लेता है। अब ऐसे ही एक रात अंबिका को काली माँ अपने सपने में आकर दर्शन देती है। फिर अगले दिन वो मंदिर का दरवाजा खोलकर पूजा शुरू कर देती है। वहीं अब दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर जयदेव वहां उन बच्चियों के घर जाकर पूछताछ करता है, जो कि पहले गायब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर वो कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है, क्योंकि जब वो उन लड़कियों से बात करता है तो वो बहुत ही डरी हुई लगती हैं। वहीं अब दूसरी ओर हम श्वेता को देखते हैं, जिसको पहली बार पीरियड आए थे, और दूसरी तरफ दीपिका भी लौटकर वापस आ गई थी। फिर डॉक्टर्स दीपिका को चेक करते हैं, तभी ही एक चौंकाने वाला सच पता चलता है, क्योंकि डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि दीपिका के पीरियड्स रुक गए हैं। उसके बाद डॉक्टर दीपिका के पहले जो लड़कियां गायब हो गई थी उन सभी को चेक करते हैं, तो उन सभी की पीरियड रुक चुके थे, जो कि होना इम्पॉसिबल है। अब इसी बीच श्वेता को उसका फर्स्ट पीरियड आ जाता है। उसके बाद अब अंबिका उसे जैसे वापस ले आती है तो वो जयदेव से यह कहती है कि इस गांव के सब लोग एविल के साथ हैं और मेरे बेटी को मारना चाहते हैं, तो अब मैं यहाँ पर और नहीं रुकूंगी। और अब जैसे ही यह बात आमसाजा को पता चलती है तो मौका देखकर वो सभी एविल गर्ल्स को उसके पास भेज के उसे उठाकर ले जाते हैं और उसे बचाने के चक्कर में ओल्ड केयरटेकर की जान भी चली जाती है। अब अगले दिन अंबिका श्वेता को लेके वहां से निकल जाती है। तभी रास्ते में एविल गर्ल्स उन पर हमला करके उन्हें घायल कर देती हैं। और तभी हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है, क्योंकि वो एविल गर्ल्स श्वेता को उठाकर जयदेव को सौंप देती हैं, जिसको देखकर अंबिका हिल जाती है। हालांकि वो अब काफी घायल हो चुकी थी, इसी के कारण वो बेहोश हो जाती हैं और इसी का फायदा उठाकर जयदेव श्वेता को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन अब जैसे ही अंबिका को होश आता है तो उसे एक पुरानी कुटिया में उसे वही बूढ़ी महिला मिलती है, और ये वही महिला थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पता है कि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए 6 से 8 दिन तो लग ही जाते हैं, इसलिए मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाती। इसके लिए काफी मेहनत लगती है, लेकिन मेरे इतने मेहनत के बाद भी आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि आपको जल्द से जल्द अगली वीडियो मिले, लेकिन वीडियो एडिटिंग में काफी समय लग जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करती हूँ कि आप सिर्फ मेरे वीडियो देख के आगे ना जाए, उसी के साथ मुझे सपोर्ट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।